बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 33 EPS पे बात करनी है और इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं ये बिल्कुल बेसिक से, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम एग्जामिनेशन लेवल और फिर उससे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे। IAS 33 अर्निंग पर शेयर। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस NCI, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसको बेटा हम डिवाइड कर देते हैं वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर से। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले अगर NCI की बात करते हैं, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। NCI के बारे में सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए, बाकी ये चीज एग्जामिनेबल नहीं है आपके लेवल पे। NCI के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर आप EPS ग्रुप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ही नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का इशू आता है, अदरवाइज नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर पेरेंट की 90% होल्डिंग है किसी कंपनी में, तो दूसरी कंपनी हो जाएगी सब्सिडरी। 10% होल्डिंग बिलोंग करेगी NCI से, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आपको बेटा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, अगर हम किसी ग्रुप के लिए EPS कैलकुलेट करेंगे तो NCI आएगा, जो कि आपके लेवल पे एग्जामिनेबल नहीं है। बस इतना पता बहुत है। अब सारी डिस्कशन करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड हम किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस डिविडेंड हम किसे देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स की दो टाइप्स हैं। एक को बेसिकली हम कहते हैं कम्युलेटिव। एक को हम कहते हैं जी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड होता है जी हमारे पास नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब एक चीज समझनी है, अगर आपको कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दिया जा रहा है, कम्युलेटिव में और नॉन कम्युलेटिव में जो मेजर फर्क है वो क्या है, प्लीज समझना। एक्चुअली अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो, कौन से वाले? कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में चाहे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, आपको EPS कैलकुलेट करते हुए प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट भी करना है और उसको माइनस भी करना है। तो जब भी आपके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इररिडीमेबल, तो आप हमेशा डिविडेंड को कैलकुलेट भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, इररिस्पेक्टिव कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे। आसान वर्डिंग्स में, अगर आपके पास मान लें इररिडीमेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और कंपनी ने 2024 में डिविडेंड नहीं दिया, अब बेटा अगर कंपनी डिविडेंड देती है 2025 में, तो वो 24 का डिविडेंड भी देंगे। यानी कि अनपेड पीरियड बेसिकली क्या होगा? काउंटेबल होगा। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। इन केस ऑफ इररिडीमेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, आप EPS कैलकुलेट करते हुए डिविडेंड को, प्रेफरेंस डिविडेंड को कैलकुलेट भी करेंगे और EPS कैलकुलेट करते हुए माइनस भी करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको नॉन कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे देता है, नॉन कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे देता है, तो बेटा अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा
तो हम बेसिकली क्या करेंगे, नॉन कम्युलेटिव वालों का प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करके माइनस करेंगे ईपीएस निकालते हुए। अदरवाइज नॉन कम्युलेटिव के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अनटिल अनलेस डिक्लेयर्ड होगा तो बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे नॉन कम्युलेटिव के लिए। अगर डिक्लेयर्ड नहीं होगा तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। प्लस अगर किसी के पास इररिडीमेबल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, और लेट्स से अगर कंपनी ने 2024 में डिविडेंड नहीं दिया, अगर कंपनी 2025 में डिविडेंड देगी तो लॉजिकली सिर्फ 2025 का ही डिविडेंड देगी। यानी कि इररिडीमेबल नॉन कम्युलेटिव के केस में अनपेड पीरियड काउंटेबल नहीं होता। तो यहां पे आप कह सकते हैं जो अनपेड पीरियड है वो काउंटेबल है भाई। यहां पे अनपेड पीरियड इज नॉट काउंटेबल। फिर एक और चीज पता होनी चाहिए आपको, व्हाट इज दैट? अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स दिए जा रहे हैं और एग्जामिनर कह रहे हैं जो गिवन प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीमेबल है, अगर बेटा एग्जामिनर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देता है, रिडीमेबल बेटा याद रखिएगा रिडीमेबल लाइबिलिटी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी है, ये लोन है। और अगर हम ज्यादा अच्छी टर्म इस्तेमाल करें तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, लोन पे हम डिविडेंड नहीं देते, एक्चुअली हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जामिनर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देता है तो उसका कोई लिंक नहीं बनता आपके ईपीएस के फॉर्मूले से। वजह, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक लोन है जिस पे आप इंटरेस्ट दोगे, और इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आते हुए ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है। इवन आपका एग्जामिनर कहे भी, लिख कर भी दे कि जी हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड दिया है, देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जब भी हमने पे करना है वो एक्चुअली इंटरेस्ट है। इवन एग्जामिनर हैज रिटन कि जी हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बेसिकली डिविडेंड पे किया, वो डिविडेंड नहीं है, वो बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट है। यानी कि डिविडेंड लिखने से वो डिविडेंड नहीं बनेगा। लॉजिक एक्चुअली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लोन है, लायबिलिटी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, डिविडेंड नहीं दिया जाता। इसका मतलब है सारी की सारी जो डिस्कशन है जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वो एक्चुअली रिलेट करती है किससे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। बेसिकली जो आपके इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको हम इक्विटी की तरह लेते हैं, और लॉजिकली जो डिविडेंड दिया जाता है वो इक्विटी होल्डर्स को दिया जाता है, डेट होल्डर्स को हम डिविडेंड नहीं देते। फिर इररिडीमेबल पे हमने बात कर ली कि इररिडीमेबल आपके पास बेसिकली कम्युलेटिव भी पॉसिबल है और नॉन कम्युलेटिव भी पॉसिबल है, और इस पे भी हमने बात कर ली। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, आप डिविडेंड को कैलकुलेट भी करेंगे माइनस भी करेंगे। नॉन कम्युलेटिव के केस में अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा तो ही कैलकुलेट करेंगे और माइनस करेंगे, वरना माइनस नहीं करेंगे ईपीएस कैलकुलेट करते हुए। कम्युलेटिव के केस में इररिस्पेक्टिव डिविडेंड डिक्लेयर्ड है या नहीं है, आप कैलकुलेट भी करो और माइनस भी करो। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट, नथिंग इज मेंशन, और क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हुए हैं बस, नथिंग इज मेंशन, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स, उसको हमेशा अज्यूम करेंगे इररिडीमेबल। सेकंड असम्पशन कम्युलेटिव अज्यूम करेंगे। सो नथिंग इज मेंशन हमेशा अज्यूम करेंगे जो प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं क्वेश्चन में वो इररिडीमेबल है, प्लस बेटा ये अज्यूम करेंगे कि वो कम्युलेटिव है। इसका मतलब है नॉन कम्युलेटिव के लिए एग्जामिनर नॉन कम्युलेटिव लिख कर देगा तो बात ही खत्म होगी, और रिडीमेबल के बारे में भी एग्जामिनर रिडीमेबल लिख कर देगा। अब बेटा IAS 33 के फॉर्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर आपको वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करना आ जाते हैं
तो समझे 80% ऑफ द जॉब इज डन। फिर तो थोड़ी बहुत मजीद आप कह लें चीजें सीखनी होती हैं। जो सारे का सारा समझे IAS 33 में फोकस है वो वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स पे। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हैं। पहला पॉइंट, लेट्स से जी हमारे पास इशूड शेयर्स हैं, बात हो रही है APLC। मान लो जी इशूड शेयर्स ले लेते हैं 100,000 1/1/2024 को। सेकंड इशूड शेयर्स है जी 1,50,000 मार्च 24 में। मजीद ले लेते हैं जी 400,000 शेयर्स लेते हैं, इशूड शेयर्स 400,000 इन सितंबर। ठीक है जी। ईयर एंड लेट से एग्जामिनर कह रहा है जी दिसंबर 2024 है और रिक्वायरमेंट सिंपल सी है, आपको वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना है। You will just need to calculate weighted average ordinary shares। ठीक है, निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करना। प्लीज इसकी प्रेजेंटेशन देखिएगा, वेटेड एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक कॉलम मैंने बनाया डेट का, किस डेट को एक्चुअली क्या इवेंट हो रहा है। एक और कॉलम बना लिया नंबर ऑफ शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर्स का एक कॉलम डेट का आ गया, एक कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स का आ गया, एक और कॉलम बनाते हैं टाइम फैक्टर का। एक और कॉलम है एडजस्टमेंट फैक्टर, जो आगे काम आएगा, फिलहाल काम नहीं आएगा। एडजस्टमेंट फैक्टर। फिफ्थ एंड द लास्ट कॉलम इज वेटेड एवरेज। पहले तो आपने जब वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट करने आपको 5 कॉलम्स बनाने, डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर आगे देखेंगे किस तरह से काम करता है, वी विल सी दैट इंशाल्लाह। लास्ट कॉलम में आता है वेटेड एवरेज। अब आप देखिए सबसे पहले आपके पास 1/1/2024 को इशूड शेयर्स हैं 100,000। ठीक है भाई। इसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन में मार्च में शेयर्स इशू हो रहा है, तो आपने कहा जी 31 मार्च 24 शेयर्स इशूड ले लेते हैं। मार्च में कितने शेयर्स इशू किए हमने? 1,50,000। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा, अगर एक कंपनी मार्च में 1,50,000 शेयर्स इशू कर रही है और पहले से 1,00,000 इशू कर चुकी है, इसका मतलब ये हुआ 31 मार्च को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2,50,000। ऐसा ही है। इसके बाद अगर आप देखें सितंबर में 4,00,000 शेयर्स इशू हैं और 4,00,000 शेयर्स इशू किए इन सितंबर, नथिंग इज मेंशन। कुछ मेंशन नाउ डेट, मतलब सितंबर है ना, मतलब कब, नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। अगर एग्जामिनर कहना है जी हमने शेयर्स इशू किए हैं जुलाई में, सितंबर, अक्टूबर, जब भी नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब है 30 सितंबर को मजीद शेयर्स इशू में 400,000। इट मीन्स 250 प्लस 400,000 ही हो जाएंगे 6,50,000। अब बेटा 30 सितंबर के बाद कोई शेयर्स इशू नहीं हुए, इसका मतलब ये हुआ 30 सितंबर 24 से दिसंबर 24 तक, जो कि हमारा ईयर एंड है, हमारे पास 6,50,000 शेयर्स थे। सबसे पहले आप नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम को देखें। हम अब 1 जनवरी को 1,00,000 शेयर्स हैं, मार्च में हमने मजीद 150 शेयर्स इशू किए। अब बहुत अच्छे से समझना है, अगर मैं टाइम फैक्टर के लिए
थोड़ा सा कलर चेंज करें, ओके प्लीज देखिए। अब हमने ये देखना है कंपनी के पास कितने मंथ्स तक कितने शेयर्स थे। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो फ्रॉम 1 जनवरी 24 टिल 31 मार्च 24 कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो टाइम फैक्टर आएगा 3/12। रिपीट, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1 जनवरी 24 से मार्च 20, एक्चुअली 1 जनवरी के बाद अगले शेयर्स मार्च में इशू हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तक कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे। इसके बाद अगर आप देखें तो मार्च में हमने 150 शेयर्स इशू किए, ऑलरेडी 1 लाख थे। तो अब 31 मार्च 24 को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2,50,000। फिर 31 मार्च के बाद अगले जो शेयर्स इशू हो रहे हैं 30 सितंबर में हो रहे हैं। यानी कि 31 मार्च से लेके 30 सितंबर तक कंपनी के पास 2,50,000 शेयर्स थे। तो टाइम फैक्टर आएगा 6/12। काउंट कर सकते हैं आप 31 मार्च से 30 सितंबर। फाइनली 30 सितंबर को कंपनी ने 4 लाख शेयर्स इशू किए। अब 4 लाख प्लस 250, 30 सितंबर को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 6,50,000। फिर 30 सितंबर के बाद कंपनी ने ईयर एंड तक कोई शेयर्स इशू नहीं किए। इट मीन्स लास्ट के 3 मंथ्स में कंपनी के पास 6,50,000 शेयर्स हैं। तो टाइम फैक्टर आ जाएगा 3/12। अब बेटा सिर्फ कैलकुलेटर यूज करें, एडजस्टमेंट फैक्टर फिलहाल है नहीं, देखेंगे इंशाल्लाह। सो सिंपली 100,000 3/12 मिले, मुझे मिला 2,50,000 और 25,000। तो ये आ जाएगा 1,25,000 क्योंकि 250 इंटू 6/12 है, हाफ है। 6,50,000 को अगर हम 3/12 करें तो ये हमारे पास आता है 1,62,000। चलें दोबारा बता देते हैं, 1 लाख। सवाल ही पैदा होता है कि यहाँ पे 6/12 कैसे आया। प्लीज बहुत अच्छे से देखें। 31 मार्च को कंपनी के पास 2,50,000 शेयर्स है। 31 मार्च के बाद अगले शेयर्स इशू हुए सितंबर को। तो यहां से लेके यहां तक का जो गैप है ना वो लेंगे। 31 मार्च 24 से 30 सितंबर 24 तक गैप कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। इसलिए 6/12 आया। जी ये बात क्लियर हुई कि 6/12 कैसे आया? जी बेटा एक स्टूडेंट का सवाल था। लेट मी गेट द वाटर। जी बेटा चैट बॉक्स में आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं 6/12 वाला प्रॉब्लम हल हुआ या नहीं। 31 मार्च से 30 सितंबर डन है जी। अब बेटा जरा टोटल करते हैं। 25,000 प्लस 125 प्लस 1,62,500, 3,12,500 ये वेटेड एवरेज शेयर्स आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आइडिया हो। पहला पॉइंट, लेट्स से APLC ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। मान लो यार ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है $1,00,000, पार वैल्यू है $0.5 1124 को। APLC है जी, शेयर कैपिटल है 100,000, पार वैल्यू $0.5 1124 को। सेकेंड ट्रांजेक्शन है भाई, इशूड शेयर्स 150 इन जून। ये बात हो चुकी है। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। थर्ड, इशूड शेयर्स लेट्स से ले लेते हैं 1 लाख इन सितंबर। issued shares 50,000 in December। ईयर एंड है जी December 24।
रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, आपको वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले वही 5 कॉलम बनेंगे। डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पे ले लें आप टाइम फैक्टर। देन आप लेंगे बेटा एडजस्टमेंट फैक्टर, जो आगे काम आएगा, इसलिए मैं अभी से लिख रहा हूं ताकि फॉर्मेट पता हो। और लास्ट में आ जाएगा वेटेड एवरेज। जी, सबसे पहली चीज, शेयर कैपिटल गिवन है, इस दफा नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है। अगर आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है। रिपीट, अगर आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 200,000। So whenever you have been given share capital, all you need is divide the share capital by par value, you will get issued shares. तो बेटा शेयर कैपिटल को हमने पार वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास अल्लाह माफ करे इशूड शेयर्स आ जाएंगे 2 लाख। तो डे वन में जी 1124, हमारे पास जो इशूड शेयर्स है वो 200,000। ठीक हो गई। अब साथ साथ में चलें टाइम फैक्टर ले लेंगे ताकि आपको मसले ना। आप देखिए 1 जनवरी के बाद अगले शेयर्स आ रहे हैं जून में, और नथिंग इज मेंशन एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब ये 30 जून 24 को शेयर्स इशूड हुए। शेयर्स इशूड, कितने शेयर्स इशू हुए जी? 1,50,000। अब जून से पहले कंपनी के पास 200,000 शेयर्स हैं। यार आप बताएं, अगर कंपनी के पास जून से पहले 2 लाख शेयर्स हैं और जून में कंपनी ने 150 शेयर्स इशू किए हैं, तो टोटल 30 जून को कितने शेयर्स हो जाएंगे? 3 लाख। 30 जून को कंपनी के पास टोटल शेयर्स होंगे 350। अब एक चीज समझनी है, 1 जनवरी 24 के बाद अगली जो ट्रांजैक्शन है उसमें 6 मंथ्स का गैप है। 1 जनवरी से 30 जून तक देयर इज अ गैप ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब है फर्स्ट 6 मंथ्स कंपनी के पास सिर्फ कितने शेयर्स थे? 200,000। इसलिए हमने 6/12 लिया। मैं दोबारा बता रहा हूँ 6/12 कैसे आ रहा है। 1 जनवरी से लेके 30 जून में जो गैप है वो 6 मंथ्स का है। पहली ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन में टाइम पीरियड 6 मंथ्स का है, तो यहां पे आ गया 6/12। अब चेक करते हैं कि जून के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब है। बेटा जून के बाद अगली ट्रांजैक्शन सितंबर में। अगेन नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। तो 30 सितंबर को आप देखिएगा शेयर्स इशू हो रहे हैं जी। कितने शेयर्स इशू किए 30 सितंबर को? 1 लाख। अब बात समझनी है, 30 सितंबर से पहले कंपनी के पास 3,50,000 शेयर्स हैं। और बेटा सितंबर में कितने मजीद आ रहे हैं? 1 लाख। तो कितने हो जाएंगे? 4,50,000। इसका मतलब है मैं और आप कह सकते हैं यार 30 सितंबर 24 को कंपनी के पास ना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 450। अब प्लीज टाइम फैक्टर पहले देखिएगा। 30 जून के बाद अगली जो ट्रांजैक्शन हो रही है, 30 जून के बाद जो अगली ट्रांजैक्शन हो रही है वो 30 सितंबर को हो रही है। तो भाई 30 जून के बाद अगली ट्रांजैक्शन 30 सितंबर को हो रही है।
तो मैं आपसे गैप पूछूंगा 30 जून से 30 सितंबर में गैप कितने मंथ्स का है? ऑब्वियसली 3 मंथ्स का। तो 3,50,000 के ऊपर जो टाइम फैक्टर लगेगा 3/12 लगेगा, क्योंकि 30 जून से 30 सितंबर तक जो डिफरेंस है वो गैप जो है वो 3 मंथ्स का। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, जो नेक्स्ट शेयर्स आ रहे हैं ना 50,000 दिसंबर में आ रहे हैं, नथिंग इज मेंशन, इट इज एंड ऑफ द मंथ। अब प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, दिसंबर 24 शेयर्स इशू हुए हैं जी, 50,000 डन। 450 प्लस 50 हो जाएंगे 5 लाख। इट मीन्स हम कह सकते हैं दिसंबर 24 में कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स, फाइन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 30 सितंबर 24 से 31 दिसंबर 24 तक गैप कितने मंथ्स का है, तो ऑब्वियसली 3 मंथ्स का। यहां लगेगा टाइम फैक्टर। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, यहां आया 6/12 यानी कि 6 मंथ्स आ गए, यहां आया 3/12 तो मजीद 3 मंथ्स आ गए, 6 + 3 9, मजीद 3 मंथ्स 12। अगर आप अच्छे से देखें तो पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मजीद कोई टाइम फैक्टर आ नहीं सकता, क्योंकि पहले 6 मंथ्स यहां आ चुके हैं आउट ऑफ 12, फिर 3/12 और दोबारा 3/12। एक्चुअली ये जो लास्ट में 500,000 आपको नजर आ रहा है वो तो दिसंबर 24 को आ रहा है। अब ये जो 500,000 हमें नजर आ रहा है आखिर में, इसके लिए वहां बस कोई टाइम फैक्टर नहीं है। अगर यूज करना है किसी ने जबरदस्ती तो 0/12 हो सकता है, क्योंकि देखिए ना दिसंबर के बाद अगली ट्रांजेक्शन ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्योंकि 31 दिसंबर तो हमारा ईयर एंड है, और इस ईयर एंड के लिए हमने काम करना है, और 12 मंथ्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एक्चुअली आपका जो न्यूमिरेटर का टोटल है अगर आप वो देखें 6 + 3 + 3 ऑलरेडी 12 है। सो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीनों का है, न्यूमिरेटर भी 12 मंथ्स का है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड शेयर्स इशू होंगे, जिस साल लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड को शेयर्स इशू होते हैं उस साल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को हिट नहीं करते। रिपीट, जिस साल लास्ट डे ऑफ ईयर एंड अकाउंटिंग एंड अगर शेयर्स इशू होंगे तो वो उस साल के वेटेड एवरेज को हिट नहीं करेंगे। तो आइएगा भाई, ये 100, ये तो हो जाएगा 100,000। अब 3,50,000 3/12 ये आ रहा है 87,500। और लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट मंथ बेटा दोबारा समझा देते हैं, मसला कोई नहीं। पहले से कंप्लीट करते हैं, वो डिस्कशन हम दोबारा कर लेंगे। बेटा यहाँ देखें, 12 में से 6 मंथ्स ले लिया आपने, 12 में से 3, तो 6 + 3 9 मंथ हो गए, 12 में से 3 ले लिए मजीद 3 मंथ्स। तो अगर आप देखें 3 + 3 + 6 12 महीने कंप्लीट हो गए। प्लस आप देखें टाइम फैक्टर आता कैसे, इस ट्रांजेक्शन से इस ट्रांजेक्शन का गैप 6 मंथ्स का, तो इस टाइम फैक्टर आ गया। 30 जून से 30 सितंबर गैप कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का। 30 दिसंबर से 30 सितंबर 24 से 31 दिसंबर 24 में गैप 3 मंथ्स का, तो आ गया। ओ भाई यहाँ यहाँ देखिए ना, दिसंबर के बाद आगे क्या करूं? कोई डेट नजर आ रही है जहां आप कोई टाइम फैक्टर लगा सकें? जी, दिसंबर 24 को आपने शेयर्स तो लिख लिए 5 लाख, क्या कोई ऐसी डेट नजर आ रही है जिसमें हम कोई टाइम फैक्टर लगा सकें? प्लीज कमेंट करें इस पे। तो खत्म बात। या तो कुछ भी ना करें, अगर फिर भी कुछ करना है तो 0/12, बात क्लियर हुई। एक डेट से दूसरी डेट में गैप होगा तो कोई टाइम फैक्टर लगेगा ना। अब गैप ही नहीं है तो टाइम फैक्टर कहां से लगाए? अच्छा जी, इनको ऐड कर दें। 100,000 + 87,500 + 112,500।
तो यार वेटेड एवरेज का आंसर मेरे पास ये तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर आप 5 लाख को 0/12 करोगे तो 0 आएगा। 300,000 आ रहा है जी। रीचेक कर लेते हैं दोबारा। 112,500 और प्लस 87,500 जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्लीज देखिएगा। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज बोनस इशू। हमें बेसिकली ना IAS 33 में बस ये पता होना चाहिए हाउ टू डील विद बोनस इशू। कोई IAS 33 में आपसे ये नहीं पूछता कि कंपनी बोनस इशू क्यों करती है। मैं उसका एक आध आइडिया दे देता हूं आपको। अदरवाइज आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि भाई अगर बोनस इशू आ जाता है क्वेश्चन में, हाउ टू डील विद दैट। बस प्लीज सुनना। अगर किसी कंपनी को लगता है कि उनकी शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, अगर किसी कंपनी को लगता है कि यार उनकी शेयर प्राइस पाकिस्तान स्टॉक चेन में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनकी शेयर्स की ना बाइंग सेलिंग कम हो चुकी है, उन शेयर्स की मार्केटेबिलिटी कम है। अगर आप चाहते हैं कि यार हमारे शेयर की प्राइस कम हो, उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़े, बाइंग सेलिंग बढ़े, आप एक काम करो, बोनस इशू कर दो। बोनस इशू करने से शेयर प्राइस गिर जाएगी। जब शेयर प्राइस गिरेगी, आपका शेयर अफोर्डेबल हो जाएगा, बाइंग सेलिंग बढ़ जाएगी। एक रीजन बोनस की। सेकंड रीजन भी है, अगर एक कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है एंड स्टिल दे डोंट वांट टू पे कैश डिविडेंड, वो कहते हैं नहीं यार हम कैश डिविडेंड नहीं देना चाह रहे, हम पैसे को रिटेन रखना चाहते हैं ताकि हम उसको री इन्वेस्ट कर सकें, हमारे पास बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जाता है, कंपनी ऊपर जाए ना जाए प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जाता है, और हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते भाई कैश की फॉर्म में। लेकिन उनको ये भी पता है कमा भी अच्छा रहे हैं, डिविडेंड नहीं देंगे तो हो सकता है शेयर होल्डर थोड़ा बहुत नाराज हो। तो कुछ कंपनीज ऐसा भी कर सकती हैं कि बजाय इसके कैश डिविडेंड देते, वो कहते हैं यार बोनस शेयर्स दे दो। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है ये सुन लें। बोनस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। बोनस शेयर्स किसको मिलते हैं भाई? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। उन तमाम शेयर होल्डर्स को बोनस मिलेंगे जिनके पास बोनस इशू से पहले पहले शेयर्स मौजूद है। तो बोनस शेयर्स किसे मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। असल चीज क्या सीखनी है, अगर कंपनी बोनस इशू करती है, और यहां पे एक और चीज नॉलेज के लिए याद रखिएगा, जिस शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स मिलते हैं, जिस शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स मिलते हैं, वो शेयर होल्डर बोनस इशू की एंट्री नहीं बना सकता, क्योंकि डबल एंट्री नहीं होती। शेयर होल्डर की बात की। कंपनी जो बोनस इशू करती है वो एंट्री बनाती है पार वैल्यू से शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट पार वैल्यू से। अगर शेयर प्रीमियम ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग डेबिट होती है पार वैल्यू से, और पार वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। मान लो बोनस की वजह से शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ रहा है, प्रीमियम 50,000 है, तो बेटा ठीक है, आप शेयर प्रीमियम को 50 से डेबिट करें, रिटेन अर्निंग को 1,50,000 से डेबिट करें, और शेयर कैपिटल को 2 लाख से क्रेडिट कर दें। जो कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है वो तो एंट्री बनाती है, लेकिन शेयर होल्डर्स जिसे बोनस शेयर्स एक्चुअली मिलते हैं वो डबल एंट्री नहीं बनाता, बनती नहीं है, इसलिए शेयर होल्डर नहीं बनाता। खैर, अब IAS 33 में बोनस इशू के केस में आपको ना बोनस आपको बोनस फ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए कि बोनस फ्रैक्शन कैसे आता है। बहुत आसान है। बोनस के केस में बोनस फ्रैक्शन बराबर है शेयर्स आफ्टर बोनस, शेयर्स आफ्टर बोनस। बेटा इसको डिवाइड कर दो शेयर्स बिफोर बोनस, एंड मैथमेटिकली द आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। जाहिर सी बात है, शेयर्स आफ्टर बोनस बढ़ेंगे बिफोर बोनस। सो बोनस फ्रैक्शन कैसे आएगा? शेयर्स आफ्टर बोनस डिवाइडेड बाय शेयर्स बिफोर बोनस। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अगर एग्जामिनर आपको बोनस इशू दे रहा है 1:2, इसका मतलब होता है एक बोनस अगेंस्ट 2 शेयर्स। ये 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स। बड़े 1:2 का मतलब क्या है? एक बोनस अगेंस्ट 2 शेयर्स। ओके, फ्रैक्शन कैसे आएगा प्लीज देखिएगा। बोनस फ्रैक्शन बड़े आराम से आ जाएगा। आप मुझे बताएं, अगर हम एक बोनस दे रहे हैं अगेंस्ट 2 शेयर्स, तो भाई अगर 2 के अगेंस्ट एक बोनस दूंगा तो आफ्टर बोनस कितने शेयर्स हो जाएंगे भाई? 3 डिवाइड बाय 2, ये आ जाता है 1.5। अगर एक कंपनी एक बोनस दे अगेंस्ट 2 शेयर्स, तो जाहिर सी बात है फिर बोनस के बाद 2 शेयर्स कितने बन जाएंगे? 3। एक और ले लेते हैं। लेट्स से अगर एग्जामिनर आपको बोनस इशू दे रहा है जी, मान लो 2:5, यानी कि 2 बोनस अगेंस्ट एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स। मुझे बताया अगर 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं और बोनस 2 हैं, 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं और बोनस 2 हैं, तो भाई बोनस के बाद 5 शेयर्स कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 7। तो ये लें, बोनस फैक्टर ले लें, बोनस फ्रैक्शन ले लें। शेयर्स आफ्टर बोनस हो जाएगा 7, शेयर्स बिफोर बोनस क्या था? 5। डिवाइड करेंगे तो आई बिलीव 1.4 आ जाएगा। अच्छा, ये अब एक और चीज सुनिएगा। समटाइम आपका एग्जामिनर आपको बोनस की इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दे सकता है। अगर वो परसेंटेज में देगा तो भी बोनस फ्रैक्शन बड़े आराम से आ सकता है। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है जी बोनस इशू 20%, अगर ऐसी बात कर रहा है तो ये ले बोनस फ्रैक्शन हो जाएगा 1.2। अगर एग्जामिनर कह रहा है बोनस इशू 40% है, ठीक है भाई, या तो रेशो देगा या परसेंटेज देगा ना, और क्या देगा यार, तो आपका बोनस फ्रैक्शन 1.4 हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है बोनस फ्रैक्शन का करना क्या है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे आपको। ये बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा दे आर बिफोर द बोनस। इस बोनस फ्रैक्शन का करेंगे क्या? ये जो फॉर्मेट में मैंने चौथा कॉलम बनाया था एडजस्टमेंट फैक्टर, तो ये बोनस फ्रैक्शन एडजस्टमेंट फैक्टर में आएगा और उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बिफोर बोनस है। कैसे, अभी क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इंशाल्लाह। लेट्स सी। जी, नैरेटिव में दे दे 1/2, कोई मसला नहीं। APLC, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 50,000। पार वैल्यू ले लें डॉलर 0.51124 को। ये पहली ट्रांजेक्शन है भाई। दूसरी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। इशूड शेयर्स 150 इन मार्च। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ, ये बात हो चुकी है। यूं ले लेते हैं ये बोनस इशू। 1:2 इन, बेटा जून में बोनस इशू हो रहा है 1:2। फोर्थ, इशूड शेयर्स 1 लाख इन सितंबर। ईयर एंड बेटा दिसंबर 24 है। रिक्वायरमेंट सेम है जी, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना है। पहले ना आप सिंपली कॉलम बना लें, फिर बाद में देखते हैं करना क्या इंशाल्लाह।
डेट, कलर चेंज करते हैं, डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर अब यूज होगा भाई, वेटेड, एवरेज। सबसे पहले देखें, शेयर कैपिटल 50,000 है, उसको पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इशूड शेयर्स आ जाएंगे। आप देखें तो डे वन में 1 लाख शेयर्स आते हैं। शेयर्स इशूड है जी 1 लाख। बेटा 1 जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन मार्च में हो रही है, 1 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च में हो रही है। इसका मतलब 1 जनवरी से मार्च तक गैप कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का। आप चाहें तो यहीं पे टाइम फैक्टर लगा लें 3/12, क्योंकि आपको पता है कि 1 जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन मार्च में हो रही है, 31 मार्च 24, शेयर्स इशूड। मार्च में कितने शेयर्स इशू हैं जी? 1,50,000। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, मार्च में 150 शेयर्स इशू हो रहे हैं, पहले से कितने थे? 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 31 मार्च 24 को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2,50,000 टोटल। ओके, अगली चीज बेटा, मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन जून में हो रही है। मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन जून में हो रही है। मार्च से जून तक गैप चेक करें कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। यहां मैं 3/12 लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन जो भी है भाई, हो तो कब रही है? जून में ना। अब यहां देखें बेटा, 30 जून 24 इस दफा बोनस इशू हुआ है, और बहुत अच्छे से देखिएगा बोनस इशू में क्या लिखा हुआ। एक बोनस अगेंस्ट 2 शेयर्स। पहले तो मैं अगर आपसे बोनस फ्रैक्शन पूछूं तो आप कहेंगे 3/2। ये 3/2 कैसा है? हम 2 शेयर्स के अगेंस्ट एक बोनस दे रहे हैं। तो बेटा हर 2 शेयर्स के अगेंस्ट अगर हम एक बोनस दे रहे हैं तो आफ्टर बोनस 2 शेयर्स कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 में। तो फ्रैक्शन आ जाएगा 3/2, और अगर मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है इट बिकम्स 1.5। फ्रैक्शन का करना है क्या, मैं अभी उस पर आता हूं। मैंने आपसे कहा था बोनस फ्रैक्शन बेसिकली एक एडजस्टमेंट फैक्टर है। ये सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे लगेगा जो बोनस से पहले हैं। कैसे अप्लाई होगा हम देख लेंगे, उसकी टेंशन नहीं, इंशाल्लाह। पहले यहां देखिए, बोनस 1:2 का मतलब क्या है? 2 शेयर्स के अगेंस्ट एक बोनस, प्लीज समझना। बेटा बोनस से पहले पहले ना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2,50,000। बोनस से पहले पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2,50,000। तो मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं नंबर ऑफ बोनस पूछूं तो आप कहेंगे 250 1/2। हर 2 शेयर्स के अगेंस्ट आपने एक बोनस दिया है ना, तो 2,50,000 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब है जो सिर्फ नंबर्स है ना, बोनस के नंबर्स, वो 1,25,000। सोचें, अगर आप हर 2 शेयर्स के अगेंस्ट, अगर आप हर 2 शेयर्स के अगेंस्ट एक बोनस दे रहे हैं, तो भाई बोनस से पहले तो 2,50,000 शेयर्स है, तो बोनस कितने आए होंगे? 1,25,000। इसका मतलब है कि आफ्टर बोनस 30 जून को जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो 250 प्लस 125 ही हो जाएंगे, 3,50,000।
75,000। पहले मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर बोनस फ्रैक्शन पे आता हूं इंशाल्लाह। बोनस से पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2,50,000, और कंपनी कह रही है भाई हम एक बोनस दे रहे हैं अगेंस्ट 2 शेयर्स। तो भाई आप 250 लें, 1/2 करें, टोटल नंबर ऑफ बोनस आ जाएंगे 1,25,000। इसका मतलब आफ्टर बोनस टोटल शेयर्स हो जाएंगे 3,75,000। अगली चीज सुने, हमने कहा था बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बिफोर बोनस है। आप सुनिएगा, बोनस फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं 1.5, जिसको हम एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। 1 लाख शेयर्स ये बोनस से पहले हैं भाई, 2,50,000 ये भी बोनस से पहले हैं। 375 पे बोनस फ्रैक्शन नहीं आ सकता। 3,75,000 जो आपने लिखा है वो आफ्टर बोनस लिखा है। बोनस फ्रैक्शन एडजस्टमेंट जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे आएगा जो बिफोर बोनस है। 3,75,000 पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 3,75,000 आफ्टर बोनस है। अच्छा जी, अब 30 जून के बाद अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है इस पे आए। बेटा 30 जून के बाद अगली ट्रांजेक्शन सितंबर में हो रही है। नथिंग इज मेंशन, इट इज अगेन ऑब्वियसली एंड ऑफ द मंथ। यहां देखें, शेयर्स इशू हुए जी 100,000। पहले से 375 थे, 1 लाख शेयर्स इशू हुए, ये हो जाएंगे 4,75,000। अब बेटा 30 सितंबर 24 से लेके ईयर एंड तक आप चेक करें, कोई शेयर्स इशू नहीं हुए, तो हम कह सकते हैं भाई यहां से लेके दिसंबर तक तो यही शेयर्स थे। फिर एक और चीज देखिएगा बेटा, जून से 30 जून से 30 सितंबर तक 3 महीने का गैप है। तो यहाँ पे आएगा 3/12, यहाँ आ जाएगा 3/12। आप चेक करें तो पूरे 12 मंथ्स भी कंप्लीट होते हैं। 3 + 3 6, 3 एंड देन 3, 3,75,000, 3/12। बेटा ये अगर मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूं, फिर एक आध सवाल जब आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा मजीद एक एलिमेंट ऑफ सुकून जिसे कहते हैं मिलेगा इंशाल्लाह। बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला आ रहा है 37,500, 2,50,000। प्लीज आप लोग भी कैलकुलेटर यूज करते रहिएगा भाई। ये आ रहा है 93,750, 3,75,000, 3/12। अच्छा ये भी आ रहा है वापस 93,750। चेक कर ले भाई, 4,75,000, 3/12, 1,18,750। 37,500, 93750, 93750। 1,18,750। बेटा मेरे पास टोटल आ रहा है 3,43,750। प्लीज रीचेक जरूर करते रहिएगा, री आप भी साथ साथ में कैलकुलेट करें ताकि कोई अर्थमेटिकल एरर इंशाल्लाह होगा नहीं। चेक लेकिन जरूर कर लें। अच्छा ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अभी के अभी मुझे अटेम्प्ट करके दिखाएंगे ताकि आइडिया हो। APLC ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ले लेते हैं, 1 लाख। पार वैल्यू ले रहा हूं $0.25, 1124 को। सेकंड ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, लेट्स से इशूड 50,000 शेयर्स इन मार्च 3rd, issued 1 lakh shares
इन अप्रैल। 40% बोनस इशू कह रहा है जी एग्जाम में। इन जून। इसके बाद जी शेयर्स इशूड 50,000 इन सितंबर। ईयर एंड वही है, दिसंबर 24 रिक्वायरमेंट, वेटेड एवरेज, ऑर्डिनरी शेयर्स। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज सारे स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करें और मुझे वेटेड एवरेज का आंसर बताएं, फिर मिलकर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जी अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए नहीं। देखिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख है, पार वैल्यू 0.25। तो सबसे पहले तो इसे 0.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 400,000। अगेन जी 5 कॉलम्स बना लेते हैं। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया जी, एक स्टूडेंट ने बताया 1,67,500 शायद। चलें देखते हैं ये वेटेड एवरेज क्या आ रहा है। तो 1 लाख को अगर मैं 0.25 से डिवाइड करूँ तो 400,000 शेयर्स आते हैं। पहले तो कॉलम बना लें आप। डेट को चेंज करते हैं कलर को। नंबर ऑफ शेयर्स टाइम फैक्टर एडजस्टमेंट फैक्टर बड़ा लास्ट में आ जाएगा वेटेड एवरेज। ठीक है, तो 1124 इशूड शेयर्स हैं जी हमारे पास 4 लाख। बेटा 1 जनवरी 24 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च में हुई है। सो 1 जनवरी 24 से 31 मार्च तक there's a gap of 3 months। तो टाइम फैक्टर आया है 3/12। 31 मार्च 24 को शेयर्स इशूड किए हैं जी, देखते हैं कितने। मार्च में 50,000 शेयर्स आ रहे हैं। अब बेटा मार्च से पहले कंपनी के पास 4 लाख शेयर्स हैं, मार्च में 50, तो टोटल कितना हो जाएंगे? इसका मतलब है 31 मार्च 24 को कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं 4,50,000। 31 मार्च 24 को कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं 4,50,000। ओके बेटा मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन अप्रैल में। अगर मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन अप्रैल में, तो मार्च से अप्रैल तक देयर इज अ गैप ऑफ 1 मंथ। तो यहाँ टाइम फैक्टर आएगा 1 मंथ। नथिंग इज मेंशन, इट इज एंड ऑफ द मंथ। 30 अप्रैल 24 को लेट्स सी कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं। अप्रैल में 1 लाख शेयर्स आ रहे हैं। बेटा 30 अप्रैल से पहले कंपनी के पास 4,50,000 शेयर्स हैं। इट मीन्स 30 अप्रैल को मजीद 1 लाख आते हैं, टोटल हो जाएंगे 5,50,000। तो हम कह सकते हैं 30 अप्रैल 24 को कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है 5,50,000। ओके अब इट ओन 5। अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून में हो रही है, तो 30 अप्रैल से 30 जून तक देयर इज अ गैप ऑफ 2 मंथ्स। तो यहाँ पे 2 मंथ्स आ जाएंगे। अब बेटा 30 जून में ना बोनस इशू हो रहा है। कितने परसेंट बोनस है? 40% बोनस है, प्लीज देखेगा।
तो आप लिख दें 40% बोनस, इसमें कोई मसला नहीं। बोनस से पहले पहले 4 लाख और 5,50,000 शेयर्स हैं। बोनस से पहले 5,50,000 शेयर्स हैं। अगर मैं 5,50,000 का 40% लूं तो 220 आता है। रिपीट, बोनस से पहले कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5,50,000 हैं। अगर हम 5,50,000 का 40% लें तो 2,20,000 आता है। इसका मतलब तो ये हुआ, आफ्टर द बोनस टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे भाई 7,70,000। तो पहले तो हम ये कह सकते हैं कि यार 30 जून 2024 को बोनस के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए भाई 7,70,000। अगली चीज, बोनस 40% है। बेटा अगर बोनस 40% है तो बोनस का जो फ्रैक्शन है 1.4 है, ये बात हो चुकी है। बोनस अगर 40% है तो बोनस फ्रैक्शन एडजस्टमेंट फैक्टर 1.4 है। 1.4। बोनस 40% है तो बोनस फ्रैक्शन 1.4 है। और ये बोनस फ्रैक्शन, ये एडजस्टमेंट फैक्टर उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई करेगा विच आर बिफोर बोनस। तो बोनस का जो फ्रैक्शन आ रहा है, जो एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहा है 1.4 आ रहा है, क्योंकि 40% बोनस है, उन तमाम शेयर्स पे लगेगा जो बोनस से पहले हैं। तो बेटा यहां आएगा क्योंकि ये बोनस से पहले हैं, यहां भी आएगा दे आर बिफोर बोनस, यहां भी आएगा दे आर बिफोर बोनस। लेकिन 7,70,000 पे नहीं आएगा, 7,70,000 तो आफ्टर बोनस है। तो बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स में लगेगा जो बिफोर बोनस है। 770 पे नहीं लगेगा क्योंकि 770 आफ्टर बोनस है। अब बेटा 30 जून के बाद अगली ट्रांजेक्शन देखें कब हो रही है। 30 जून के बाद बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सितंबर में हो रही है। जून से सितंबर तक देयर इज अ गैप ऑफ 3 मंथ्स। 3/12। क्यों? जून के बाद अगली ट्रांजेक्शन सितंबर में हो रही है। 30 सितंबर 24। चेक करते हैं जी सितंबर में क्या हो रहा है। सितंबर में 50,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं। अब 30 सितंबर के बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो दिसंबर तक ये एज इट इज रहेगा। सो 7,70,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है 8,20,000। एंड लेट मी रिपीट, 30 सितंबर के बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक कंपनी के पास 8,20,000 शेयर्स हैं। 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक टाइम फैक्टर जो होगा 3/12। आप चेक करें तो कंप्लीट 12 मंथ्स हो जाते हैं। काउंट करते हैं, 3, इसको लेंगे तो 4, इन दो को ऐड करेंगे तो 6, इन 3 को ऐड करेंगे तो 9, इन 3 को ऐड करेंगे तो 12। ये चेक कर सकते हैं। ओके ना, लेट अस यूज द कैलकुलेटर। देखते हैं भाई क्या आ रहा है। 4 लाख 3/12 × 1.4। बेटा पहला यहाँ आ रहा है 1,40,000। चेक कर लीजिएगा प्लीज। कम से कम 1 से 2 स्टूडेंट अपने कैलकुलेटर जरूर यूज करें ताकि बाद में मसला ना हो। ये आ रहा है 52,500। एक्चुअली इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 552/12 1.4, 1,28,333। तो देख लेते हैं भाई, यस या नो। अच्छा जी, यहाँ आ जाए 7,70,000 3/12, 1,92,500, 820 3/12, 2,05,000। सबको ऐड करें, 1,92,500 प्लस 1,28,333 प्लस 52,500। बेटे मेरे पास आ रहा है 5 लाख
78,333 रीचेक कर लेते हैं जी। नहीं, समथिंग इज मिसिंग। रीचेक करें जी, थोड़ा सा एरर आ रहा है। 1,40,000 प्लस 52,500, 140 प्लस 52,500 प्लस 1,28,333 प्लस 1,92,500 प्लस 2,05,000। तो बड़े 7,18,000, आई थिंक हमने एक वैल्यू नहीं ली थी। 7,18,333। सो सिंपली 140 प्लस, जब हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे तो बेसिकली 140 देखा ही नहीं था, 52,500 तक आए थे। तो चेक कर लें जी। 7,18,333 आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं। तो आई होप कि आपका IAS 33 को लेके कुछ बेसिक डिस्कशन हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में इसका PDF मैं आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पॉइंट से ऑनवर्ड्स जाएंगे, राइट इशू को इंशाल्लाह लेकर आएंगे कि जब IAS 33 में राइट इशू आता है तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आते हैं तो डायल्यूटेड EPS कैसे निकालते हैं, रीस्टेटेड EPS कैसे कैलकुलेट होता है, रीस्टेटेड EPS बेसिक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीस्टेटेड अगर डायल्यूटेड हो तो कैसे आता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम अगले 1 से 2 दिनों में अनाउंस कर देंगे, तो आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में नेक्स्ट क्लास का मैसेज आ जाएगा इंशाल्लाह। डेलिबरेटली मैं क्लासेस को बहुत लॉन्ग नहीं रख रहा, ताकि जो बच्चे प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स देखें उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे जी। मैं सारे ग्रुप्स में ये शेयर कर देता हूँ, जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, तमाम ग्रुप्स में इसको, व्हाट्सएप जितने भी रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें PDF इसका भी आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला, और कोशिश करेंगे जी नेक्स्ट 1 से 2 डेज में इंशाल्लाह अगली क्लास अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह। अगली क्लास का रफली आइडिया दे देता हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी बिफोर फ्राइडे, और जो क्लास होगी इंशाल्लाह वो रात में होगी। रात में समवेयर जहन में रखें अराउंड 10:30 इंशाल्लाह। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ, आई होप 10:30 पे तो सब लोग ले सकते हैं। एंड क्लास की टाइमिंग बहुत बड़ी नहीं होगी, 40 से 45 मिनट्स की क्लास लेंगे, ताकि ज़रा डाइजेस्टेबल रहे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।